ओके जी, लेट्स स्टार्ट. कैपिटल बजटिंग, डिटरमाइनिंग रेलिवेंट कैश फ्लोज. और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जो आफ्टर टैक्स है इन रिप्लेसमेंट डिसीजन हम कैश फ्लोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो ये आप मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, रिप्लेसमेंट डिसीजन. बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है हमारा, रिप्लेसमेंट डिसीजन. ओके जी, क्वेश्चन की रीडिंग करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मशीन करंटली इन यूज वाज ओरिजिनली परचेज्ड 2 years ago फॉर $40,000. अब केयरफुली आप इंफॉर्मेशन को देखना है. एक मशीन है, करंटली वो यूज में है और वो 2 साल पहले खरीदी गई थी. कितने में? 40,000. अब देखो, मैं साथ साथ आपको थोड़ा बताता जाऊंगा. 2 साल पहले जब खरीदी गई थी तो इसका मतलब है 2 साल वो डेप्रिसिएट हो चुकी हुई है. आगे, द मशीन इज बीइंग डेप्रिसिएटेड. अब उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट हुई? जो 2 साल is being depreciated under MACRS using a 5 years recovery period. ठीक है, यानी वो 5 years क्लास में फॉल करती थी, डेप्रिसिएशन इस तरह से लगती थी. इट हैज 3 years ऑफ यूजफुल लाइफ रिमेनिंग. 3 साल उसके अभी यूजफुल यानी जो है वो रिमेनिंग है यूजफुल लाइफ के. द करंट मशीन कैन बी सोल्ड टुडे टू नेट $42,000 आफ्टर रिमूवल एंड क्लीनिंग या क्लीन अप कास्ट. यानी ये करने के बाद नेट अमाउंट 42,000 की वो बिक सकती है. A new machine using a 3 years Macker's recovery period can be purchased at a price of 140,000. It requires $10,000 to install and has a 3 years useful life. If the new machine is acquired, the investment in accounts receivable will be expected to rise by 10,000. Inventory investment will increase by 25,000 and the accounts payable will increase by 15,000. यानी न्यू मशीन की जब हम बात करेंगे तो उसके ये हमारे जो कास्ट हैं यानी रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और दूसरा जो अकाउंट्स पेएबल है इसको यानी ओवरऑल वर्किंग कैपिटल कह देते हैं, ये इंक्रीज हो जाएगी. और इसका अर्निंग्स पे क्या इफेक्ट होगा? अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स. अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, interest and taxes are expected to be 70,000 for each of the next 3 years with the old machine. ओल्ड मशीन अगर चलती रहे तो क्योंकि वो 3 साल उसकी लाइफ अभी रहती है तो 70,000 वो हमें अर्निंग्स जनरेट करके देगी, लेकिन बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स. अच्छा जी, उसके बाद एंड टू बी 120,000 इन द फर्स्ट ईयर, 130 इन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर विद द न्यू मशीन. और अगर हम न्यू मशीन लेते हैं तो वो पहले साल 120, दूसरे और तीसरे साल 130,000 जनरेट करेगी अर्निंग्स, बट अर्निंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स. At the end of the third year, at the end of 3 years, sorry, the market value of the old machine will equal zero. यानी उसकी कोई प्राइस नहीं होगी. But the new machine could be sold to net $35,000 before taxes. The firm is subject to a 40% tax rate. टेबल दिस प्रोवाइड कर रही है मैकर्स रेट, लेकिन हमने यहाँ पे मैकर्स यहाँ पे पेस्ट कर दी. फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट 1 या ए, determine the initial investment associated with the proposed replacement decision. इस रिप्लेसमेंट डिसीजन के लिए जो है आप हमें बताएं इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होगा. अच्छा, अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर मैं ये एक टाइम लाइन बनाऊं, आपको याद होगा तो ये जो टाइम लाइन है जीरो पे, आपको याद होगा हम माइनस लिखते थे कि यहाँ पे कोई एक इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और बाद में हमारे पास पॉजिटिव कैश फ्लो आता है. तो ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है माइनस में, सबसे पहले उन्होंने हमसे यही पूछा है क्वेश्चन कि ये कितना होगी अगर हम ये रिप्लेसमेंट करते हैं, यानी पुरानी मशीन सेल आउट कर देते हैं और नई मशीन खरीद लेते हैं. तो इसमें जो रिप्लेसमेंट हम कर रहे हैं तो इसमें ये जो फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो. ठीक है, तो केयरफुली आपने देखना है कि हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं जब हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम देखो इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे। वो करेंगे जी इंस्टॉल्ड कास्ट ऑफ न्यू मशीन। इंस्टॉल्ड कास्ट ऑफ न्यू मशीन। नई मशीन इंस्टॉलेशन के साथ कितने में हमें पड़ेगी। ओके, तो ये हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या डाटा प्रोवाइड किया गया नई मशीन के रिलेटेड। ये मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी करता हूँ जी। ये देखिए यहाँ से a new machine can be purchased at a price of 140,000। यानी ये इसकी परचेज प्राइस हो गई। उसके बाद इट रिक्वायर्स 10,000 टू इंस्टॉल, यानी ये उसकी इंस्टॉलेशन कास्ट हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज ये परचेज प्राइस is $140,000 और प्लस इंस्टॉलेशन कास्ट इज 10,000। अब देखिए जी, नई मशीन अगर हम परचेज करते हैं तो हमें उसकी जो इंस्टॉल्ड कास्ट होगी वो कितने में होगी, 1,50,000। इसको हम कहते हैं इंस्टॉल्ड कास्ट। इंस्टॉल्ड कास्ट, और इसको ये भी कह सकते हैं कि इसी बेस पे, इसी कास्ट पे इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए इसको डेप्रिसिएबल वैल्यू भी कह सकते हैं, नाम दे सकते हैं। राइट, 1,50,000। ओके, अब इसके बाद दूसरा स्टेप, यानी इसी के अंदर एक ये पहला स्टेप हो गया रिक्वायरमेंट ए में। दूसरा स्टेप इसी के साथ, ये मैं सिर्फ नाम उनको 1 2 के दे रहा हूँ, यह है इसी के साथ ही, कैलकुलेशन भी इसी के साथ होना है। देखो, जब मैं पुरानी मशीन बेचूंगा तो वहां से भी तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे ना। तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि 1,50,000 जब मैं पे कर दूंगा तो पुरानी मशीन के जो पैसे मिलेंगे वो मैं यहाँ से क्या करूँगा, माइनस कर। लेकिन अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, हेडिंग में दे देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम द ओल्ड मशीन। आफ्टर टैक्स, गौर से देखना है, proceeds from sale of old machine। ठीक है, ये इसको हेडिंग में बना लेता हूँ। अब इसके ऊपर हम काम करते हैं जी। तो ये अब हम देखते हैं कि ये अगर हम आज पुरानी मशीन बेचना चाहें तो वो कितने में बिकेगी, पहली बात तो हमारी ये। तो ये मैं हाईलाइट करूंगा, ये लिखा हुआ जी, द करंट मशीन, यानी अब जो मौजूदा मशीन है, पुरानी मशीन जिसे हम कह रहे हैं, can be sold today to net of 42,000 after these costs। यानी नेट अमाउंट 42,000 की ये बिक सकती है अगर हम नई मशीन लें। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीन, कितने पैसे हमें मिल सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे देखें लिख रहा हूँ, इनर कॉलम में समझ लें 42,000। ठीक है, ये जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब इसमें से हमने करना है टैक्स का मैटर सॉल्व। ठीक है,
अब वो क्या है वो मैं जरा यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी वर्किंग कर रहा हूँ ताकि टैक्स की आपको वर्किंग क्लियर हो जाए। वर्किंग 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं जी, कैलकुलेशन ऑफ गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन एंड टैक्स, ये मैंने इसकी हेडिंग दी थी, ठीक है। यानी पहला काम क्या होगा, गेन या लॉस को कैलकुलेट करना। अब अगर गेन होगा तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, लॉस हुआ तो टैक्स की हमें सेविंग हो जाएगी। ओके जी, अब देखो तो गेन या लॉस कैसे कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन, कॉस्ट ऑफ ओल्ड मशीन। ओल्ड मशीन हमने खरीदी कितने में, देख लेते हैं जी। A machine currently in use was originally purchased 2 years ago for 40,000. 2 साल पहले हमने 40,000 की खरीदी थी। 2 साल पहले, इसका मतलब है 2 साल की डेप्रिसिएशन हमें लेना होगी। तो लेस accumulated depreciation for 2 years, ठीक है। अब वो हमें देखना पड़ेगा फिर कि ये किस कैटेगरी में फॉल करती थी। अब देखें, दिस मशीन इज बीइंग डेप्रिसिएटेड अंडर मेकर्स यूजिंग 5 years रिकवरी पीरियड, यानी 5 साल के क्लास में ये मेंशन है। इसका मतलब है अगर ये 2 साल चल चुकी है तो ये 20% डेप्रिसिएट होगी पहले साल, 32% डेप्रिसिएट हो गई दूसरे साल, ठीक है। तो टोटल कितना डेप्रिसिएट हो गई, 20 और 32, 52% ये क्या हो गई, डेप्रिसिएट हो गई। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो 40,000 की टोटल अमाउंट में से क्या हुआ, 52% यानी 0.52 में से लिख रहा हूँ, ये क्या होगा, डेप्रिसिएट हुआ। तो ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए आपके पास कितना बनती है। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं कि वो यानी डेप्रिसिएशन के मैकर्स रेफरेंस में कर दूँ, मैकर्स के अंदर 20% एंड 32%, इसलिए ये 1 और 2 2 साल जो चल चुके, ठीक है। तो आप इधर ये कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितना बनती है टोटल, ये बन जाएगी जी 20,800। इसका जब 52% लेते हैं यानी 20,800 ये क्या हो गया, डेप्रिसिएट हो चुका। तो अब इसकी बुक वैल्यू हमारे अकाउंटिंग या फाइनेंस रिकॉर्ड में क्या है, बुक वैल्यू, ये आंसर हमारे पास आता है 19,200, ठीक है। ये बुक हमारे यानी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी वैल्यू है 19,200। अब आप जरा गौर करें, हम इसे बेच कितने में रहे इस पुरानी मशीन को, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ ओल्ड मशीन 42,000। यहाँ हम लिखेंगे सेल प्रोसीड्स 42,000, 19,200 वाली चीज हम 42,000 में बेच रहे हैं, तो हमें यहाँ पर क्या होगा, गेन होगा, गेन ऑन सेल। और उसकी अगर आप अमाउंट को कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास बनती है जी 22,800, ये हमारा गेन है। अब अगर गेन होगा तो हमें इसके ऊपर क्या करना होगा, टैक्स पेएबल होगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा। और अगर लॉस होगा तो टैक्स हमारा फेवरेबल साइड पे होगा, यानी हमें टैक्स क्रेडिट मिलता है। और टैक्स का जो रेट है वो है 40%, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इस अमाउंट के ऊपर हम क्या करेंगे, 40% कैलकुलेशन करेंगे टैक्स की। तो ये हमारे पास बन जाता है जी 9,120, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक चीज 42,000 में बेच रहे हैं तो उसमें हमें 9,120 जो है वो टैक्स पे करना। जी, तो हम यहाँ पे देखो लिखेंगे टैक्स
ऑन गेन, इसको रेफरेंस दे देंगे वर्किंग 9120, माइनस करेंगे यहाँ से, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें मिल रही है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बनती है वो है 32,880। ठीक है, अब 1,50,000 नई मशीन का हो गया, और पुरानी मशीन को बेचने से हमारी प्रॉफिट में क्या इंक्रीज हुआ, 32,880। ठीक है, नेगेटिवली नहीं इसका इम्पैक्ट। ओके, अब इसी चीज का इनिशियल इन्वेस्टमेंट का जो तीसरा पहलू है वो होता है हमारे पास चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल, यानी नई मशीन को पुरानी से रिप्लेस करने के लिए हमारे वर्किंग कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल, हेडेक हो गई, और इसको भी एक नाम दे दे, जो 32,000 वाली बात थी, तो नेट आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम ओल्ड मशीन, ये हमने इसको बोला। ठीक है, ताकि आपको इसका परेशानी। ओके जी, चेंजेस इन नेट वर्किंग कैपिटल। अब तीन चीजों के उन्होंने नाम लिए थे, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड अकाउंट पेएबल। ठीक है, ये तीन चीजें क्वेश्चन में मेंशन। अब देखते हैं जी हमारे पास उन्होंने इसको क्या कहा। If the new machine is acquired, investment in account receivable will be expected to rise by 10,000, 10,000 ये बढ़ जाएगा। इन्वेंट्री जो है ये भी इंक्रीज हो जाएगी 25,000, अकाउंट्स पेबल भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे 15,000, यानी ये तीनों चीजें इंक्रीज, 10, 25 एंड 15। अब देखिए यहाँ पे 10,000 से क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएंगे, और दूसरा जो है 25,000 से क्या होगा, इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी, और 15,000 से अकाउंट्स पेएबल इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब देखो इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ रही है ना, पैसे हमारे लग रहे हैं, और अकाउंट्स पेएबल बढ़ने से हमें बेनिफिट होता है कि हमारा कैश आउटफ्लो नहीं, इसलिए माइनस कर, तो नेट आप इसे करें तो 25,000 ये बन रहा है प्लस का, इसमें से 15,000 माइनस करें तो हमारे पास, सॉरी 35,000 बन रहा है, 25 और प्लस 35,000, इसमें से 15,000 माइनस करें तो हमारे पास रिमेनिंग जो चेंज है नेटवर्किंग कैपिटल की कितना आ जाएगी, 20,000। अब हम इसकी फाइनल कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा टोटल इनिशियल कैश जो आउटफ्लो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी कितना हो जाएगा, 1,50,000, उसमें से 32,880 वापस मिल जाएगा, प्लस 20,000 हमारा एक्स्ट्रा उसमें बाउंड। देखिए 1,50,000 हमारा क्या होगा, इनिशियली पे करना है, पुरानी मशीन को बेचने से हमें ये अमाउंट क्या हो जाएगी, वापस मिल जाएगी, और 20,000 लेकिन हमारा एक्स्ट्रा हमें हमारा इस इन्वेस्टमेंट की वजह से बाउंड, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये हमारे पास क्या है, माइनस का है, क्योंकि ये हमें पुरानी मशीन से कुछ पैसों की रिकवरी है। तो जब हमने इनको नेट ऑफ किया तो टोटल अमाउंट हमारी बन गई 1,37,120। ठीक है, डॉलर्स। तो ये है जी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन रिप्लेसमेंट डिसीजन। और अगर ये रिप्लेसमेंट डिसीजन ना होता, तो वैसे ही नई मशीन हम खरीद रहे होते, तो उसमें क्या होता, स्टेप 2 जो है शायद ना होता,
3 पॉसिबल था, नई मशीन से भी ये वर्किंग कैपिटल की चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन स्टेप 2 उसमें ना होता, ये जो हमने सारी वर्किंग की। ओके, तो ये है जी हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आप रूटीन में आप अक्सर देखते हैं जी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक टाइम लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज अगर हम नई मशीन खरीदें या रिप्लेस करें तो हमारे ये अमाउंट क्या होगी, आउटफ्लो में जाएगी। ये इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये आपने इसका प्रोसेस देख लिया, ठीक है जी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, पॉइंट अगर ऐसा जो अभी समझ ना आए। जी देख लें आप थोड़ा सा। सर जी एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी पूछें। सर इसका जो डिप्रिसिएशन होंगे लेंगे पहले साल, तो डिप्रिसिएशन असल में दो किस्म की होती है ना, एक स्ट्रेट लाइन होती है और एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है। जी जी। तो सर इसका जो पहले साल हम डिप्रिसिएशन लेंगे, उसके बाद जो उसकी वैल्यू बचेगी अगले साल के डिप्रिसिएशन उसी पे ही लेंगे, यानी स्ट्रेट लाइन के हिसाब से लेंगे? ये स्ट्रेट लाइन की नहीं है बेसिकली, ये जो मैकर्स का है ना, मॉडिफाइड एक्सीलरेटेड कास्ट रिकवरी सिस्टम। देखें, अब 5वें साल में यहाँ पर देखें जो 5 years प्लान था, इसमें पहले साल कितना डेप्रिसिएशन है, 20%, दूसरे साल कितना है, 32% है। तो ये बस हमने इसे कास्ट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जो ओरिजिनल कास्ट है उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन का रेट नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन होता तो एक ही रेट होता ना, ठीक है, एक ही डेप्रिसिएशन होती है हर साल। तो अब रेट डिफरेंट है, देखिए मैकर्स की कैलकुलेशन, मैकेनिक्स इसका डिफरेंट है जरा कैलकुलेशन का, ये क्योंकि सिस्टम के थ्रू प्रोवाइडेड है, तो आप इसे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास मौजूद है। स्ट्रेट लाइन नहीं है, मैकर्स के अपने रेट्स मौजूद हैं, तो हम इसे कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, हमने 40,000 ओरिजिनल कास्ट थी, तो उसी के साथ ही ये 52% जो है मल्टीप्लाई किया। ठीक है सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी को? हाँ जी हुजैफा, आपको कोई क्वेश्चन? नहीं सर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप है जी, अब हमारे पास रिक्वायरमेंट बी देखते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज फॉर year 1 to 4 associated with the proposed replacement. Note only depreciation cash flows must be considered in year 4। चले ये तो हम बनाते हैं तो उसमें हमें पता चल जाएगा। यानी हमने करना क्या है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज को कैलकुलेट करना है। लेट्स सी कि हम इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिक्वायरमेंट बी, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। ओके, अब इसके लिए जो है हमें थोड़ा सा जो एक वर्कआउट है वो लेंथी करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना है कि किस तरीके से हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें बी के अंदर सबसे पहला काम हम यहाँ लिख लेते हैं जी, वर्किंग टू। ये क्यों लिख रहे हैं वर्किंग टू, क्योंकि हम यहाँ पर वर्किंग वन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए वर्किंग टू। हेडिंग तो मैंने यहाँ डाल दिया, लेकिन अभी हम सारी वर्किंग करेंगे और एंड पे जाके कहीं हमारे पास कैलकुलेशन होगी इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज। ठीक है, तो सबसे पहला काम वर्किंग टू के अंदर क्या है, कैलकुलेशन हमने करनी है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इसको अपने बड़े गौर से समझना है प्रोसेस। ठीक है, अच्छा जी, अब सबसे पहले तो अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन विदाउट एनी हेजिटेशन। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन। ठीक है, अच्छा अब इसके मैं थोड़ा सा बायोडाटा लिख लेता हूँ।
इसकी कास्ट कितना है हमारे पास, और इसकी जो यूज़फुल लाइफ है, बल्कि यूज़फुल लाइफ की बजाय जो मेकर्स के लिए हमारे पास इसकी क्लास है वो कौन सी है। ओके, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, जस्ट मिनट जी। ये मेकर्स में ये किस क्लास में फॉल करती है और इसकी कास्ट क्या है। कास्ट में जिस पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो कम अलोंग दिस installed cost or depreciable value of the new machine is 1,50,000। तो ये है जी हमारे पास 1,50,000। एंड मेकर्स में इसकी जो लाइफ है वो किस में कैलकुलेट की जाती है, ये अब हम देखते हैं न्यू मशीन की जो है। अब देखें यहाँ पे यहाँ से अब देखते हैं अ न्यू मशीन यूजिंग अ 3 years मेकर्स रिकवरी पीरियड, यानी इसकी क्लास क्या है 3 years। तो 3 years आप देखें तो ये 4 टाइम्स में जा रही है, ये 3 years 4 सालों में। ठीक है, तो अभी हम इसको देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको कॉपी कर लूँ यहाँ से, यहाँ पे मैं इसे मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नज़र आ जाए। जी हम बात कर रहे थे डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन की। तो हमारे पास कास्ट ऑफ जो न्यू मशीन यानी इंस्टॉल्ड कास्ट या डेप्रिसिएबल जो वैल्यू है वो 1,50,000 है, और उसके बाद मेकर्स की जो उसकी लाइफ है वो क्या है 3 years पीरियड। ये मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। 3 years प्रॉपर्टी क्लास, ठीक है, ये इसकी क्लास है मेकर्स। ओके, अब आप जरा गौर से देखें, ईयर 1, ईयर 2, year 3 and year 4, according to 3 years property class. 1,50,000 multiplied by 33.33%, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन बन जाएगी 49,500। और अगेन ये 1,50,000 रहेगा हमारे पास, और रेट जो है 44.45%। कैलकुलेट करेंगे 67,500। अच्छा जी, थर्ड ईयर में 1,50,000 एंड देन 14.81%। कैलकुलेट करते हैं तो 22,500 एंड देन जो हमारे पास लास्ट है 7.41%। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 10,500। अच्छा जी, अब ये अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये क्योंकि 33.33% है, तो ये मैंने फ्रैक्शन नहीं काउंट की बल्कि क्या किया 33% ही काउंट किया। यानी 0.5 से ज़्यादा अगर होता तो मैं इसे 34 कर देता, क्योंकि ये 0.33 है, 0.5 से कम है। और यहाँ पर भी मैंने 44% लिया है पूरा का पूरा, और यहाँ 14.81 है तो मैंने यहाँ पे क्या लिया बेसिकली 15%। और यहाँ 7.41 है तो मैंने यहाँ पे पूरा 7 लिया क्योंकि ये 0.5 से कम है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर आप 33.33 लेंगे तो थोड़ा सा वैल्यूज चेंज प्लस माइनस। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। ओके जी, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई न्यू मशीन की। तो इसमें मैं इसको यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, अब इसकी हमारे पास ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ। Just a moment. ओके, अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं
जो ओल्ड मशीन है। अगर अगर हम ओल्ड मशीन को कंटिन्यू करते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन कितना होती है। लेट्स सी, जो ओल्ड मशीन है बेसिकली वो हमारे पास थी 5 इयर्स प्रॉपर्टी क्लास में। उसको मैं यहाँ से डाटा कॉपी कर लूँ। डेप्रिसिएशन ऑफ ओल्ड मशीन, ठीक है। और फिर मैं तीसरा कॉलम बनाऊंगा वो बाद में, ये पहले कर। अच्छा जी, अब इसके साथ इसकी जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है वो आपको याद होगा, दैट इज 40,000, जो नई हमने खरीदी थी, यानी इसकी वैल्यू 2 इयर्स अगो 40,000। और मैकर्स के हिसाब से इसकी जो क्लास बनती थी वो है 5 इयर्स प्रॉपर्टी क्लास, ठीक है। अच्छा जी, अब 5 इयर्स अगर हम प्रॉपर्टी क्लास को देखते हैं तो हमारे पास, अगर आप यहाँ पर देखें, ये है रेट्स 20%, 32, 19.20, 11.52, 11.52 एंड 5.76, ठीक है। अब ये जहन में रहे कि ये जो मशीन है पहले 2 साल अपने क्या कर चुकी है, यूज कर चुकी है। अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए, इसको भी मैं थोड़ा सा अभी चेंज कर लेता हूँ, आप जरा गौर से देखें। फॉर एग्जांपल ये जो रेड लाइन है ये ओल्ड मशीन है, ये इसका जो है हमारे पास ऐसा समझ लें ईयर 1 है, यहाँ से ये ईयर 1 और ये ईयर 2। अब ये जब 2 इयर्स अपने, ये 2 मीन एंड ऑफ द, यानी ये ईयर 1 है पूरा साल और ये ईयर 2। अब 2 मीन्स 2 का एंड है, यानी यहाँ हमने एक नई मशीन खरीदी, इसके देखें पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब है अगर इसकी लाइफ मैकर्स के हिसाब से कितना बनती है, 1 2 3 4 5 6, अगर हम इसी मशीन को कंटिन्यू करते, ठीक है, तो देखो ये पहले 2 साल तो क्या हो चुकी है, चल चुकी है। अब हमारा कंपेयर जो है उससे कब बन रहा है, यहाँ से आगे बन रहा है, देखो रेड लाइन जो अभी रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसका जो कंपेयर बन रहा है नई मशीन के साथ, तो कब से बनेगा, अपना जरा गौर से देखना है, इस वाली डेप्रिसिएशन से, ठीक है, क्योंकि 2 सालों की तो ऑलरेडी ये हो चुकी है। अब यहाँ से शुरू होगा इसका कंपेयर इसके साथ। इसकी अगर हम पुरानी मशीन को लेके चलते तो इसकी डेप्रिसिएशन क्या हो रही होती अब एज कंपेयर टू न्यू मशीन, ठीक है। तो ये होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम जब डेप्रिसिएशन लेंगे ओल्ड मशीन की, तो कब से लेंगे, जब उस नई मशीन ली है उस डेट से पुरानी मशीन के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको, ये समझ आ गई बात, है इसमें कंफ्यूजन? हाँ जी, क्लियर है ओके। तो अब देखो, सर, ये क्लियर है, लेकिन ये डिप्रेशन। अच्छा जी, अब ये रेट्स जो है हम देख लेते हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं यहाँ पे ये बात कहूँ, अगर हम पुरानी मशीन लेके चल रहे होते तो उसका डेप्रिसिएशन का रेट कौन सा लेंगे, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का और छठे साल का, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम यहाँ दोबारा से मैं इसको लाइन पे यहाँ पे ले आऊँ, तो पुरानी मशीन का तीसरा साल होगा और इसका क्या होगा, पहला साल, देख रहे हैं ना, क्योंकि हम ये तो हमने आप खरीदी है। इसका क्या होगा, चौथा साल, तो इसका क्या होगा, दूसरा साल। इसका क्या होगा, पांचवा साल, तो इसका क्या होगा, तीसरा। इसका अगर छठा साल है तो इसका क्या होगा, चौथा साल। ये देखिए, ये पॉइंट समझ आ गया होगा होपफुली आपको, ओके। तो अब हम देखते हैं जी, थर्ड ईयर में जो मशीन है उसकी वैल्यू तो थी हमारे पास 40,000 जब हमने खरीदा, तीसरे साल का रेट 40,000, चौथे साल का रेट 40,000, पांचवें साल का रेट और 40,000 छठे साल का रेट। अब रेट जो है ये मैं वही राउंड करके लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ तो राउंड नहीं थे नई मशीन में, मैंने यहाँ अब राउंड कर रहा हूँ। चलो यहाँ पे भी मैं राउंड कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। यहाँ 33%,
यहाँ 44, यहाँ 15 और यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, या इनको आप 45 कर लें ताकि ये 100 पूरा हो जाए। इस तरह से 100 नहीं हो रहा था पूरा। ओके, अच्छा अब हम यहाँ पे लेते हैं जी रेट, जो तीसरे साल का रेट है वो है यहाँ पे 19% राउंड करके, और उसके बाद है 12%, फिर 12%, और उसके बाद फिर 5%। ये अगेन मैं आपको क्लास दिखा देता हूँ। यानी ये जो 19.20 है, इसको हमने लिखा 19, और जो 11.52 है ये भी 12, ये भी 12, और 5.76 को मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख लिया। तो इसको जब हम टोटल करेंगे इन दो रेट्स के साथ तो ये फिर 100 बन जाएगा। अच्छा जी, अब हम इनको कैलकुलेट करते हैं। अगर आप राउंडेड वैल्यू लें तो भी कोई इशू नहीं है। ओके जी, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7600, ये वैल्यू आ जाती है 4800, और थर्ड यानी फिफ्थ ईयर में अगेन 4800, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है 2000। ठीक है, अब इसको आपने समझना है कि हमने ये किया क्या है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है नई मशीन की, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है ओल्ड मशीन की, कि अगर हम ओल्ड मशीन को कंटिन्यू करते तो फिर हमारी जो डेप्रिसिएशन होती उन ईयर्स में क्या चल रही। तो यहाँ पे अब हम कॉलम बनाएंगे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको डिफरेंस लेते जाएंगे तो इंक्रीमेंट। यानी अब देखो, अगर हम पुरानी मशीन को लेके चल रहे होते तो हमारी डेप्रिसिएशन कितना होती, 7600, लेकिन जब अगर हम नई ले लेते हैं तो 49500। अब अगर हम नई लेते हैं तो इसका मतलब है हमें कितना ज़्यादा डेप्रिसिएशन अब बेयर करना पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप पुरानी मशीन को लेके चल रहे होते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन बेयर करना होती है 7600। जब आप नई मशीन की तरफ जाते हैं तो आपको डेप्रिसिएशन बेयर करना पड़ेगी 49500। तो कितना ज़्यादा बेयर करना पड़ रही है नई मशीन के डिसीजन की वजह से, 49500 माइनस 7600, यानी आपको 41900 ज़्यादा डेप्रिसिएशन बेयर करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरे ये टाइम पीरियड में 67500 माइनस 4800, तो यहाँ पे आपको 62700 ज़्यादा डेप्रिसिएशन बेयर करना पड़ेगी। और थर्ड टाइम में 22500 माइनस 4800, यहाँ पे आपको 17700 ज़्यादा डेप्रिसिएशन बेयर करना पड़ेगी। और यहाँ पे 10500 माइनस 2000, 8500 ज़्यादा डेप्रिसिएशन बेयर करना पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा कंसर्न था इस वर्किंग 2 के अंदर कि हमारे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो कितना है। ठीक है, जी, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे जी ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी जी वर्किंग 3 इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक टाइमलाइन बना लेता हूँ। तो ये आप देखेंगे ज़रा, ये हो गया जी ओल्ड मशीन का, और ये हो गया इसको बल्कि यहाँ से बना लेते हैं न्यू मशीन का। ये है हमारे पास न्यू मशीन। अच्छा जी, अब ये है हमारे पास ईयर 0, यानी करंट ईयर का स्टार्ट है ओल्ड मशीन का, ये 1 साल, और ये है दूसरा साल। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नई मशीन ले रहे हैं यहाँ। अगर हम इस मशीन को कंटिन्यू करते हैं तो इसमें अगले 3 साल हमें प्रॉफिट्स देंगे, 1, 2 और 3। यहाँ पे भी उसने 70,000, यहाँ पे भी 70,000,
और यहाँ पे भी 70,000। जबकि अगर हम ये मशीन अगले 3 साल के लिए यूज करते हैं जैसा कि डाटा के मुताबिक है, तो इसने पहले साल कैश फ्लो देना है 120, फिर 130,000 और फिर 130। अब हमें इनमें चेंज फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल। ठीक है, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स, ये हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम बात करें यहाँ। तो ये हम लिख रहे हैं जी, और न्यू मशीन पहले लिख लेते हैं। न्यू मशीन ईयर 1, इसका ईयर 1 होगा, इसका ईयर 2 होगा और इसका ईयर 3 होगा। तो इसने पहले साल देना है जी 1,20,000, दूसरे साल देना है 1,30,000 अर्निंग्स जो है, और इसमें अगले साल 1,30,000। जबकि जो ओल्ड मशीन है, ठीक है, उसका ईयर 1 नहीं है, ईयर देखो 3, 4, 5। अब लिखने के लिए सीरियल नंबर बेशक 1 लिख रहे हैं, लेकिन इसका ईयर कौन सा चल रहा होगा, 3, 4 एंड 5। मैं ईयर ही लिख रहा हूँ, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। लेकिन इसके हिसाब से कंपेयर करें अगर, तो यहाँ पर क्या है, ये 3 1 के पेयर में है, और 4 2 के पेयर में, और 5 3 के पेयर में। ठीक है, ये इसलिए ये आपको सामने ये नजर आता है। तो इसने हमें देना है जी कैश 70,000 इन ईच ईयर। ये हो गया जी 70,000। ठीक है, ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई हुई हैं कि अगर आप ओल्ड मशीन यूज करते हैं तो अगले 3 साल को ये कैश ये अर्निंग्स देगी, और अगर नई मशीन लेते हैं तो वो अगले 3 साल ये अर्निंग्स देगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। इनको यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है सेपरेटली, ताकि कंफ्यूजन ना हो मेन कैश फ्लोज को कैलकुलेट कर। तो देखिए, अगर हम नई मशीन लेते हैं तो हमें कितना इंक्रीज मिल रहा है, अगर आप यहाँ देखें 50,000 का प्लस में। यहाँ पे अगर देखें तो प्लस में 60,000 का इंक्रीज मिल रहा है, और यहाँ पे भी प्लस में 60,000 का इंक्रीज मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक और स्टेप वर्किंग थ्री में इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। अब हम जाते हैं हमारे मेन जो कैश फ्लोज हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए, यानी हमने क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। इसके साथ में और वर्ड ऐड कर लूँ, इंक्रीमेंटल, अगर आप रिक्वायरमेंट को देखें। ठीक है, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करें कि इनकी अर्निंग्स तो 3 सालों की है, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इधर भी 3 इधर भी 3, तो ईयर 4 क्यों आ रहा है? 4 इसलिए आ रहा है कि इसकी जो डेप्रिसिएशन है छठे साल में जानी मैकर्स की वजह से। ठीक है, मैकर्स की वजह से इसकी डेप्रिसिएशन छठे साल में जानी है, और इसकी डेप्रिसिएशन चौथे साल में जानी है मैकर्स की वजह से। इसलिए हमें फिर फोर्थ ईयर को भी यूज करना है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान में। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे लिखेंगे जी इंक्रीमेंटल अर्निंग्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंक्रीमेंटल अर्निंग्स बिफोर depreciation interest and tax। ठीक है, तो ये हमारे पास मौजूद है। ईयर 1 में हमें क्या आ रहा है, 50,000 इंक्रीज, यहाँ पे 60,000, और यहाँ पे भी 60,000, और यहाँ पे कोई नहीं। अब ये बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, लेस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे
वर्किंग टू। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं कि इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपने वर्किंग टू में कैलकुलेट की है, दैट इज 41,900, 62,700। तो यहाँ पे है जी 41,900, 62,700 and then 17,700 और लास्ट में जी है हमारे पास 8,500। तो ये माइनस की है, तो ये देखें जी हमने माइनस लगा दिया क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन माइनस करना है। और ये डेप्रिसिएशन हम क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें टैक्स डिपार्टमेंट ने ये अलाउ किया है कि आप अपनी अर्निंग्स में से डेप्रिसिएशन माइनस करके बाकी रकम पे आप हमें इनकम पे टैक्स दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जी अब हमारे पास इसको हम डिफरेंस ले लेते हैं, माइनस करते हैं, यानी इसको हम नाम दे देते हैं जी अर्निंग्स। कोई है तो इंक्रीमेंटल अर्निंग्स, यानी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। जस्ट अ मोमेंट, इरेज कर लो। अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। अब मैं इंटरेस्ट नहीं लिख रहा क्योंकि इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली अर्निंग्स बिफोर टैक्स लिख रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखें और आंसर निकालें यहाँ पे, तो आपका प्रॉफिट कितना है, 50,000 माइनस 41,009, दैट इज 8,100। यहाँ पे देखें तो आपको लास्ट हो रहा है कितने का, 2,700। और यहाँ पे देखें तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 60,000 माइनस 17,700, दैट इज 42,300 प्रॉफिट हो गया। यहाँ पे भी लॉस है क्योंकि आपको अर्निंग्स में ऊपर कोई नहीं चीज, ये भी लॉस। अब कीप इन योर माइंड कि जब हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे तो हमें टैक्स देना पड़ता है, टैक्स पेएबल। जब हमारे पास लॉसेस होते हैं जिन ईयर्स में, जिन सालों में, जिन ईयर्स में, तो हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट जो है वो टैक्स क्रेडिट देती है, यानी दूसरे लफ्जों में टैक्स इसको इस तरह से कहते हैं फेवर देती है, रिफंड करती है। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में अगर आपको थोड़ा याद हो, अपने टैक्स के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस वाला। ठीक है, तो लॉसेस की वजह से वो टैक्स में हमें फेवर मिलता है। अभी आप यहाँ पे देखिए, अब हम अप्लाई करेंगे टैक्स। ठीक है, तो टैक्स का रेट क्या है, जिन ईयर्स में हमें प्रॉफिट है तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, और जहाँ लॉसेज है तो हमें टैक्स की फेवर मिलेगी। तो टैक्स रेट इज हमारे पास है जी 40% टैक्स रेट। यस, तो ये है जी हमारे पास टैक्स रेट 40%। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8,100 इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज 3,240 देना पड़ेगा, हमारी अर्निंग्स कम हो जाएंगी। 2,700 इस पे हमें टैक्स की फेवर मिलेगी, यानी हमारा जो लॉस है वो बेसिकली कम हो जाएगा। ये है 1080, यहाँ पे मैं पॉजिटिव क्यों, क्योंकि टैक्स की मुझे फेवर मिल रही है जैसे हमने बात किया। ठीक है, जिन ईयर्स में हमारा बिजनेस डाउन होता है, स्लम्प होता है, तो हमें टैक्स डिपार्टमेंट फेवर देता है, तो हमारा लॉस क्या हो जाता है, उसकी वजह से कम हो जाता है, होगा तो लॉस ही लेकिन कम हो जाए ड्यू टू टैक्स बेनिफिट्स। ओके, 42,300 इंटू 0.4, तो ये है जी टैक्स पेएबल 16,920 पेमेंट करना पड़ेगी, अर्निंग्स कम हो जाए। अगेन लास्ट है 8,500 इंटू 4%, 40%, तो देन 3,400 का हमें टैक्स का बेनिफिट। ठीक है, ये इस वजह से पॉजिटिव। अब हम लिखेंगे जी अर्निंग्स या प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स।
अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे 8100 माइनस 3240, तो ये आ गया जी 4860। यहाँ पे 2700 और इनका डिफरेंस लेते हैं, तो ये हमारे पास लॉस ही है, लेकिन लॉस क्या हो गया, बेनिफिट की वजह से कम हो गया। ठीक है, तो देन 42300 माइनस 16920, तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 25380। यहाँ पे 8500 3400, तो ये हमारा जो लॉस है वो कम हो गया 5100। ओके जी, अब यहाँ तक जितनी भी हमने बात की, तो ये सारा डाटा हमारे पास क्या हो गया, ये है हमारे पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस या प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, नॉट कैश फ्लो। हमें चाहिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। ठीक है, यानी ये चीज चाहिए, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ना कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब हमने क्या करना है, अपनी इन अर्निंग्स में जो नॉन कैश हमारे आइटम्स होते हैं उनको ऐड बैक कर देते हैं, नॉन कैश आइटम्स, ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि बाकी चीज़ें तो कैश में है, सिर्फ जो नॉन कैश है यहाँ पे वो क्या है, डेप्रिसिएशन। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, कैश फ्लो बन जाता है, ऑपरेटिंग कैश। तो हम इसमें देखें क्या करेंगे, ऐड बैक, वर्ड भी यही यूज करते हैं, ऐड बैक डेप्रिसिएशन, ऐड बैक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तो जो डेप्रिसिएशन हमने ऊपर माइनस की हुई है उसको यहाँ पे ऐड करते जाए, प्लस 41,900। ये हम करने क्या जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं, कैश फ्लोस कैलकुलेट कर रहे हैं। उसकी के लिए हमें जो नॉन कैश एक्सपेंस होता है, कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस हो, तो वो हम क्या कर देते हैं, अपनी प्रॉफिट्स में ऐड बैक कर देते हैं ताकि वो कैश में कन्वर्ट। 62,700, 17,700 और यहाँ पे 8,005। ठीक है, तो ये हमारे पास जब हम ऐड बैक करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएंगे हमारे पास, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब हम इनको आंसर कर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल 4860 plus 41,900, this is 46,760। देन एक प्लस का है और एक माइनस का है, इनको एडजस्ट कर लेंगे आपस में, तो ये बन जाएगा 61,008। देन जो प्लस के हैं उनको आपस में सम अप कर लेंगे, 25,380 प्लस 17,700, then this is 43,008। और लास्ट वन 8500 माइनस 5100, डिफरेंस इनके लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, जो कैश फ्लोज है वो बन गया जी 3,400। ये हमारे पास प्रिपेयर हो गया जी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। ठीक है जी, इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ये हमारी रिक्वायरमेंट बी जो है वो कंप्लीट हो। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन के मुताबिक, रिक्वायरमेंट बी, calculate the incremental operating cash inflows for year 1 to 4 associated with the proposed replacement decision. Now let's see requirement C. Calculate terminal cash flows. ये देखें, terminal cash flows associated with the proposed replacement decision.
नेक्स्ट जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने क्या करना है, टर्मिनल कैश फ्लोज कैलकुलेट करने हैं। तो देखिए अब हम टर्मिनल कैश फ्लोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके लिए हमें कौन कौन सा डाटा चाहिए। टर्मिनल कैश फ्लोज, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मेट है पहले मैं वो मेंशन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग बना के, आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ न्यू मशीन, ठीक है। तो ये हमारी क्या बनेगी, एक बेसिक हेडिंग। अब इसमें हम लिखेंगे कि कितने में वो न्यू मशीन बिक रही है, प्रोसीड्स फ्रॉम, ग्रास प्रोसीड्स ये भी साथ चलो मैं मेंशन कर लूँ, ग्रास प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ न्यू मशीन। और दूसरा इस पे प्लस या माइनस का हमने करना है टैक्स इफेक्ट, ठीक है। वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी, टैक्स इफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जस्ट टैक्स, ठीक है। उसके ऊपर फिर बाद में बात, लेकिन इसके लिए अब देखिए हमें डाटा क्या सर्च करना है, क्वेश्चन में से कैसे हमें ये सारी चीजें फैच करनी है। जी, पहले न्यू मशीन की बात हम कर रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट। ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, इसमें हम क्या करते हैं, जो नई मशीन को बेचने की बात है वो कहाँ पर है, इसको जरा इरेज कर दूं ताकि उसको हाईलाइट कर सकें। ओके, now we will see, yes, ये आप यहाँ से देख सकते हैं एंड ऑफ दिस पैराग्राफ, यहाँ यहाँ से एट द एंड ऑफ 3 years, एट द एंड ऑफ 3 years, यहाँ पे अपने गौर से देखें। The market value of the old machine will be equal to 0. Means आप इधर साथ में डायग्राम भी देख सकते हैं कि जो ओल्ड मशीन है, ये आप देखें इस डायग्राम में तीसरा, चौथा और पांचवा साल, अगर हम यहाँ पर ये यूज कर लेते हैं, तो जब यूज कर लेंगे, अगर हम उस मशीन को बेचने जाएंगे तो वो कितने में बिकेगी, 0। कितने में, 0। द मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन विल बी 0, अगर हम उसे यूज करते जाए यानी कंटिन्यूस अगले 3 साल। बट द न्यू मशीन कुड बी सोल्ड टू नेट $35,000 बिफोर टैक्स। लेकिन जो न्यू मशीन है, अगर आप उसे एक 3 साल यूज करते हैं, ये देख लें 1 2 3, तो तीसरे साल के एंड पे अगर आप उसे बेचेंगे तो कितने में बिकेगी, 35,000 बिफोर टैक्स, ठीक है। ये 40% टैक्स रहेगा। तो अब हम इसको देखते हैं जी, और से आपने इस इंफॉर्मेशन को देखना है कि नई मशीन जो है वो अगर हम बेचेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 3, यानी टर्मिनल ईयर में, ये कितने में बिकेगी, 35,000 में बिकेगी, यानी ये बेसिकली क्या है, उसकी सेल प्राइस, ठीक है। अब साथ हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस, कि ये हम बेच तो उसे रहे हैं, सेल प्राइस उसकी क्या है, 35,000, लेकिन इसकी बुक वैल्यू क्या है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक वैल्यू, वो हमारे बुक्स में क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, उसकी प्राइस क्या है, ताकि हमें पता चले कि इसके बेचने पे हमें गेन हो रहा है या लॉस, ठीक है। अकॉर्डिंगली फिर हम उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अब इसका मतलब है मुझे पहला काम क्या करना है, कैलकुलेट करना है बुक वैल्यू, ताकि मैं अपनी अगली बात पूरी कर सकूँ।
ठीक है। अब इसकी जो कॉस्ट है हमारे पास न्यू मशीन की वो कितना है, 1,50,000, जो कि हमने पहले कैलकुलेट की हुई इंस्टॉल्ड कास्ट। इंस्टॉल्ड कास्ट या डेप्रिसिएबल वैल्यू भी आप इसे कह सकते हैं, इंस्टॉल्ड कास्ट और डेप्रिसिएबल वैल्यू जो हमने इनिशियल कैश आउटफ्लो में कैलकुलेट की थी उस वर्किंग में, डेप्रिसिएबल वैल्यू। ठीक है, तो वो थी हमारे पास 1,50,000। ठीक है, तो हम कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर 3, यानी 3 साल डेप्रिसिएट करने के बाद उसकी बुक वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 3 सालों के डेप्रिसिएशन के रेट्स हम देख लेते हैं इस न्यू मशीन। आप इस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में भी देख सकते हैं, पहले साल 33%, दूसरे साल 45 और तीसरे साल 15। और अगर ये ना रेट्स देखें तो पहले 3 सालों की डेप्रिसिएशन भी आप देख सकते हैं अगर आप इनको प्लस कर दें। ठीक है, 49,500, 67,500 और 22,500। आप यहाँ पे यही इनको प्लस कर सकते हैं। अदरवाइज तो दूसरा है, वो क्या तरीका है कि 1,55,000 को आप क्या करें, उन तीनों ईयर्स के डेप्रिसिएशन के रेट्स को ऐड कर, यानी इससे मल्टीप्लाई कर 0.33 प्लस 0.45 एंड प्लस 0.15, यानी इनको सम अप करें और उसको 1,50,000 से मल्टीप्लाई करें तो तीनों सालों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी यहाँ। अदरवाइज वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की हुई है, पहले 3 सालों की डेप्रिसिएशन को ऐड कर। ठीक है जी, तो अब आप इनको अगर ऐड करते हैं इन तीन डेप्रिसिएशन को तो ये बन जाता है 93। इसका मतलब है 1,50,000 को 93% इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना डेप्रिसिएट हो चुकी है, 1,39,500 ये डेप्रिसिएट हो चुकी है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो क्या होगी फिर, 1,50,000 में से ये ले लेंगे तो ये है जी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 10,500 की ये मशीन बची हुई। ठीक है, अब हम इसे बेच कितने में रहे हैं, 35,000। तो अब डिफरेंस देखें तो हमें क्या हो रहा है, गेन, लॉस नहीं हो रहा बल्कि गेन। तो डिफरेंस ले लेते हैं, कितना गेन हो रहा है जी, 24,500 का हमें गेन हो रहा है। अब गेन है तो इसका मतलब है हमें टैक्स इसके ऊपर देना पड़ेगा, टैक्स पे। तो टैक्स का रेट जो है वो 40% है। 9,800 हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे टैक्स पेएबल, ये तो गवर्नमेंट को चला जाएगा 9,800। तो हमारी जेब में नेट प्रोसीड्स इस नई मशीन से कितना है, आंसर आ जाता है जी 25,200। ठीक है, तो ये था नई मशीन का सेल करने का प्रोसेस। अच्छा, तो उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं जी, क्योंकि सारा डाटा इंक्रीमेंटल है, अगर हम कहते हैं जी हम अपनी उसी पुरानी मशीन को कंटिन्यू करते तो उसका टर्मिनल कैश फ्लो कितना हो, यानी हम यहाँ पे अब लिख रहे हैं आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, टैक्स प्रोसीड्स, आफ्टर टैक्स प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड मशीन। अगर हम उसी को कंटिन्यू करते तो फिर हमारे पास ये जो अमाउंट है कितना होता, यहाँ तो 25,200 आ गई। ओल्ड को कंटिन्यू करते तो क्या होता, ठीक है, तो आपने अभी देखा था कि ग्रास सेल प्रोसीड्स, ठीक है, ओल्ड मशीन की उन्होंने बताई हुई थी 0, तो उसकी अगर आप फर्दर 3 साल यूज करते हैं तो वो बिकेगी 0 पैसों, नहीं बिकेगी दूसरे लफ्ज। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर हमने देखा। जस्ट अ मोमेंट,
जी, ये लास्ट लाइन आफ्टर द एट द एंड ऑफ 3 years द मार्केट वैल्यू ऑफ द ओल्ड मशीन विल इक्वल टू 0, यानी इसकी प्राइस 0 लगेगी, लेकिन इसकी बुक वैल्यू क्या है हमारे पास वो हमें देखना। ठीक है, तो सेम यही चीज़ है, हमें फिर यहाँ से कैलकुलेट करना होगी ओल्ड मशीन की, यानी यहाँ पे हम कहते हैं जी सेल प्रोसीड्स ओल्ड मशीन, तो ये हमें पता है 0 है। ठीक है, तो इसकी बुक वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, वो कितना है एट द एंड ऑफ ईयर 3। ठीक है, तो इसकी जो कास्ट थी, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे देखें गेन है या लॉस। अब इसकी जो कास्ट थी हमारे पास ओल्ड मशीन की वो थी 40,000, और इसकी जो डेप्रिसिएशन है वो हम देख लेते हैं जी एट द एंड ऑफ 3 years। अब जरा गौर से देखें इसकी टाइम लाइन के ऊपर, मैं आपको चले यहीं पे दोबारा बना लेता हूँ। ये आप देखिए एट द एंड ऑफ 3 years का मतलब क्या है, 0, उसकी टोटल 5 years लाइफ थी, लेकिन मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा 6 years। तो ये हो गया जी 1, ये हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको रिप्लेस किया है, तो ये ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 और ये ईयर 6। अब वो हमसे जो 3 years के एंड पे बात करते हैं, तो वो ये वाले 3 years जो हमने कंपेयर करना। ठीक है, ये वाला, तो ये ओवरऑल वो कितना डेप्रिसिएट हो चुकी है, ये हम सारा अगर निकाल लें तो हमारे पास उसकी बुक वैल्यू क्या बचेगी। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस रखते हैं तो बुक वैल्यू क्या बचेगी, ये वाली। ठीक है, यानी 6th year का जो डेप्रिसिएशन का रेट होगा वो उसकी बुक वैल्यू होना चाहिए, यानी कास्ट में से उसकी तमाम की डेप्रिसिएशन निकाल लें तो हमारा आंसर क्या होता है, बुक वैल्यू। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तमाम कौन से बन रहे हैं, ये years। ठीक है, एट द एंड ऑफ 3, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3। ठीक है, ओवरऑल उसकी डेप्रिसिएशन कितना हो चुकी है, 5 years। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जी उसकी डेप्रिसिएशन क्या है और रेट्स हमारे पास क्या है। तो 40,000 उसकी जो है वो कास्ट थी, और मल्टीप्लाइड बाय इन 5 सालों के डेप्रिसिएशन के रेट्स को प्लस कर, तो वो हमारे पास बन रहे हैं जी ये 0 पॉइंट, बल्कि मैं इधर क्या लिखूं, आप ज़रा गौर से देखें, क्योंकि टोटल डेप्रिसिएशन 100% होती है। ठीक है, और इसमें हम देखते हैं आखिरी ईयर का जो रेट है वो कितना है। इस तरह से आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। 5 years के मैकर्स की टेबल देख लें, उसमें अगर आप यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे देखो, हम चाह रहे हैं कि ये 5 साल क्या करें, माइनस करें, इनकी डेप्रिसिएशन देखें, तो पीछे बचेगा क्या हमारे पास, देखें 5.76 राउंड करें तो 6%। इसका मतलब है 94% वो क्या हो चुकी है, डेप्रिसिएट हो चुकी है। ठीक है, राउंड करके अगर हम बात करें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज इन सबको ब्रैकेट में पहले प्लस करें और 40,000 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाए, accumulated depreciation for the 5 years life period। ठीक है, तो अब मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0.94, यानी 94%, ये उसकी डेप्रिसिएशन है। अब अगर आप कैलकुलेट करें 40,000 और इसका पॉइंट ले लें 94, ये हमारे पास बन जाता है 37,600, ये डेप्रिसिएट हो चुकी है, और इसकी बुक वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, रिमेनिंग 2,400। ठीक है, ये उसकी बुक वैल्यू। ओके, एक और इसमें इशू देख लें, हो सकता है आपको फिर परेशानी ना हो। ये जो रेट्स हैं, क्योंकि मैंने डेसिमल्स ख़त्म करके राउंड किए हैं, अदरवाइज अगर आप ये चेक करते हैं तो 20 + 32 + 19.20 + 11.52 + 11.52, ये हमारे पास बेसिकली बन रहा है 94.24%। तो या तो इसे 95 कर लें या 94, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलें हमने 94 ही लिया है,
और इसकी ये डेप्रिसिएशन हमने रिकॉर्ड कर देना। अब आप देखें इसकी बुक वैल्यू हमारे कागजों में कितना है 2400 और बिक ये जीरो में रही है। इसका मतलब है हमें सारे का सारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 2400 ये क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब लॉस होगा तो आपको पता है हमें फिर क्या होता है, टैक्स की सेविंग्स होती है, टैक्स बेनिफिट। ठीक है, तो 2400 इसका 40% अगर हम लेते हैं, दिस इज 960, ये हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स बेनिफिट। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे, टैक्स बेनिफिट 960। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर हम पुरानी मशीन को लेके चलते तो हमें 960 मिलते एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, और अगर हम नई मशीन को लेके चल रहे हैं तो हमें 25,200 मिल रहा है। ठीक है, ये एक तो इनमें ये डिफरेंस हो गया इंक्रीमेंटल। अब तीसरा यहाँ पे आखिरी जो पहलू होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इसको कहते हैं हमें रीइंबर्समेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसकी एजम्पशन ये है कि अगर हमारे पास ये देखो 3 इयर्स का प्रोजेक्ट था कोई, तो हमने प्रोजेक्ट्स में जो चीज़ें यूज़ की है तो अब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है। तो अब प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो गया तो हो सकता है हमारे कोई रिसीवेबल भी, इन्वेंट्री भी कोई पड़ी हुई हो और पेएबल्स भी हमारे कोई हो। तो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो रिसीवेबल शुरू में हमने लगाए थे इस प्रोजेक्ट पे और जो एंड पे हमने ये लगाए हुए हैं या हमें समझ आ रहे हैं, तो ये हम नॉर्मली एक जैसा ही वैल्यूज यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक जैसी नहीं होंगी जो एंडिंग वाली। लेकिन इनको एस्टिमेट करना अभी हमारे लिए मसला होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो हमने 20,000 शुरू में लगाया था, अब हम कहते हैं कि वो 20,000 हमें वापस मिल जाएगा। अब ज़हन में रखें, लेकिन इन रियल लाइफ ये जो हमारे एंडिंग रिसीवेबल होंगे, एंडिंग इन्वेंट्री होगी, एंडिंग पेएबल्स होंगे, वो हरगिज एक जैसे नहीं होंगे। ठीक है, इन रियल लाइफ। बट हम यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरह के वो अपने वर्किंग कैपिटल सेम रखते हैं जो हमने शुरू में लगाए थे। तो वो हम कहते हैं जी वो हमारा जो 20,000 शुरू में लगाया था वो हमारा वापस आ जाएगा, ये भी प्लस का। ठीक है, अब यहाँ ये इनिशियल कैश फ्लो मैं आपको यहाँ पे एक व्यू करा दूँ। तो अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने 20,000 वर्किंग कैपिटल यहाँ पे लगाया हुआ था, तो वही वर्किंग कैपिटल अब ऐसा समझ रहे हैं कि हमें वापस मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको इस तरह से हम देख सकते हैं। जब हम इनको सम अप कर लेते हैं, सबसे पहले तो इनका इंक्रीमेंटल लेना है कि अगर हम नई मशीन यूज़ करेंगे तो ये पैसे मिलते हैं, पुरानी मशीन यूज़ करेंगे तो 960। तो अब इनका इंक्रीमेंटल जो बेनिफिट है, यानी इंक्रीमेंटल जो वैल्यू है वो कितना है। इंक्रीमेंटल जिस रूटीन में हम यूज़ करते हैं 25,200 माइनस 960, तो हमें इंक्रीमेंटल जो है 24,240 और प्लस इसमें फिर हम ये कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये तो है ही इंक्रीमेंटल, क्योंकि यहाँ पर तो ज़ीरो है, यहाँ पर हमें मिल रहा है। ये हो जाएगा 44,240। तो ये है जी टर्मिनल कैश फ्लोस जो किसी भी प्रोजेक्ट के एंड पे है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बात कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि आपकी जितनी भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स थी ए बी और सी कंप्लीट हो गई। लास्ट में वो कहता है डेपिस्ट ऑन ए टाइम लाइन द रेलिवेंट कैश फ्लोज फाउंडेड इन पार्ट ए बी एंड सी दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रपोज्ड रिप्लेसमेंट डिसीजन। यानी आप टाइम लाइन बनाएं कि आप किस तरीके से इन कैश फ्लोज को देखते हैं। तो आप टाइम लाइन हम बना लेते हैं जी। देखिए, रिक्वायरमेंट डी,
टाइमलाइन है जी ये हमारे पास 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इनिशियल कैश जो हमारे पास आउटफ्लो है एट टाइम 0, ये आप इनिशियल कैश आउटफ्लो से फिगर ले लेंगे 1,37,120, 1,37,120। 1,37,120। ठीक है, ये हमारा कैश आउटफ्लो है इनिशियल। अब हमें पॉजिटिव कैश फ्लोस, यानी ये जो टाइम पीरियड है ये है ऑपरेटिंग कैश फ्लोस आफ्टर टैक्सेस जो हमने कैलकुलेट किए थे। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें कैश मिलेगा, यहाँ पे कैश मिलेगा और यहाँ पे कैश मिलेगा। ठीक है, तो जी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है ये हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। पहले साल में जो हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लो था वो है 46,760, 46,760, और दूसरे साल में है 61,080, और तीसरे साल में है हमारे पास 43,080, एंड प्लस इसमें जो टर्मिनल ईयर का कैश फ्लो है वो भी हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे कि तीसरे साल के एंड पे हमें ये भी जो टर्मिनल कैश फ्लो है वो भी मिल रहा है। तो जब हम इसको प्लस करते हैं ये बन जाता है जी 87,320। ये तीसरे साल का कैश फ्लो। ये है जी टाइमलाइन। इन दिस वे ये आपका कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिप्लेसमेंट डिसीजन जो है उसके रिलेटेड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो जब हम यहाँ पे पहुँचते हैं तो इसके बाद क्या होता है, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स यूज की जाती हैं जिसमें हम बात करते हैं एनपीवी आईआरआर। ठीक है, एनपीवी आईआरआर और जो फर्दर एमआईआरआर हमने ये भी पढ़ा था एमआईआरआर। ठीक है, तो ये पे बैक पीरियड कह लें। ठीक है, पे बैक पीरियड, ये हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं डिसीजन में कि अब हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो ये डिसीजन इन टेक्निक्स की बेस पे होता है। ठीक है, तो दैट्स इट, ये आज का आपका लेक्चर था कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव। आप इसे रिपीट कीजिए, सुने बार बार, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग ज़रूर होता है लेकिन पेपर में एक्सपेक्टेड होता है कि आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।